हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 का 9 चैप्टर जिसका नाम है रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, इसको कवर करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी में एक चीज़ यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ के होने की कितनी परसेंट चांसेस है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अब रिस्क पर थोड़ा बात करते हैं। रिस्क जो हमने एस्टिमेट की है, जो हमने अंदाज़े लगाई है, असल में ऐसे ही नहीं होगा। एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल रिजल्ट डिफरेंट होंगे हमारे एस्टीमेट से, लेकिन अगर वो एस्टीमेट कितने डिफरेंट होंगे, इसकी क्या पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं, हम इसको मेजर कर सके, वो नोन है। पॉसिबल वेरिएशन इन आउटकम नोन है, और हम इसकी प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो फिर इसको बोला जाता है रिस्क। या फिर रिस्क में जो काम आप करने जा रहे हो, इसके पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी साइन कर सकते हो। जबकि अनसर्टेन इवेंट्स में, तो अब अनसर्टन इवेंट्स पर थोड़ा बात करते हैं। लेकिन अगर वो एस्टिमेट कितने डिफरेंट होंगे, इसकी क्या पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, और हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ यानी चांसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसको अनसर्टिनिटी कहा जाता है। तो इसको अनसर्टिनिटी कहा जाता है। या फिर अनसर्टिनिटी में जो काम आप करने जा रहे हो, इसकी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करते। तो रिस्क को मेजर किया जा सकता है, जबकि अनसर्टिनिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। दोनों में डिफरेंस नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं। क्योंकि जिस एरिया में आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे आप वेरिएबिलिटी असेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जैसे आप सब लोग हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप सब लोग की एक्सपीरियंस हो जाते कि आप कि अमूमन आप कितने टाइम में पहुँच सकते हो। जैसे अमूमन मैं तकरीबन 15 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुँच जाता हूँ, लेकिन इसमें वेरिएशन 5 मिनट का भी हो सकता है, यानी 5 मिनट देर भी पहुंच सकते हो कभी कभार ट्रैफिक की वजह से, यानी एक दिन ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, या फिर बाइक में कुछ मसला आ जाए, फिर उन्हें रिक्शे में चला जाए, या कोई और वजह। तो हमने यहाँ पर वेरिएशन के बारे में कुछ कहा कि वेरिएशन 5 मिनट का हो सकता है, और ये हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहे हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह हमारे साथ हुआ है। जबकि अगर कोई हमें अपनी शादी के फंक्शन पे इनवाइट कर दे, और इसके इलाके के रास्ते पर हम कभी भी नहीं गए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने गूगल मैप पे देख लिया तो 30 किलोमीटर का रास्ता है, इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम इतने टाइम में पहुंच सकते हैं। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप सही आंसर दे पाओगे? नहीं, क्योंकि हमें उसके इलाके पर जाने की एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमें उस इलाके पर जाने की एक्सपीरियंस नहीं है। हमें उस इलाके के रोड का पता नहीं कि वो ख़राब है कि अच्छी है, ट्रैफिक का बिल्कुल पता नहीं कि वहाँ पर ट्रैफिक हद से ज़्यादा होते या फिर बिल्कुल नहीं होते, और रास्तों का भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता वहाँ पर जाने के लिए आसान है। इस वजह से इसमें वेरिएशन कितनी हो सकती है, और तो इसको हम रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये अनसर्टिनिटी में आ गया। या फिर एक और एग्जांपल के थ्रू आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। यानी जैसे मेरा एक स्टूडेंट इजाज़ है, जैसा वो पेपर के लिए एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होता है, तो पहले मेरे साथ मिलता है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, पढ़ाई तो अच्छी की है ना, तो पेपर तो पास हो जाएगा ना, और कितनी परसेंट चांसेस है कि पेपर पास हो जाएगा। तो मुझे कहता है, सर पढ़ाई तो अच्छी की है, लेकिन इस तरह ना हो कि पेपर हद से ज़्यादा मुश्किल आ जाए, या फिर मेरा वीक जोन यानी जो टॉपिक मेरी अच्छी तरह क्लियर नहीं है, वो पेपर में ज़्यादा आ जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 90% चांसेस है कि पेपर पास हो जाएगा। तो ये रेस्ट में आ गया, क्योंकि इसने पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी बता दी, यानी उसने कहा कि 90% चांसेस है कि पेपर पास हो जाएगा। लेकिन मेरा एक और स्टूडेंट वसीम का कल को F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ कि वसीम कितना परसेंट चांसेस है कि पेपर पास हो जाएगा। तो मुझे कहते हैं, सर F5 का पेपर बहुत मुश्किल होता है, स्किल लेवल में सबसे टफ पेपर होता है, और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि पेपर पास हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं की।
यानी वसीम ने नहीं कहा कि उसके पेपर पास हो जाएगा कि नहीं, या फिर कि इसके पेपर पास होने की कितनी परसेंट चांसेस है, तो ये उन्होंने नहीं कहा, तो ये अनसर्टिनिटी में आ गया। तो रिस्क में जो काम आप करने जा रहे हो इसके पॉसिबल आउटकम के प्रोबेबिलिटी असाइन करते हो। जैसे इजाज़ ने कहा कि 90% चांसेस है कि पेपर पास हो जाएगा, तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। रिस्क इन्वॉल्व सिचुएशन आर इवन विच मे आर मे नॉट अकर बट हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence can be estimated statistically. Risk refers to a situation where possible outcome of an event or decision are known. जबकि अनसर्टिनिटी या अनसर्टन इवेंट्स, इसमें जो काम आप करने जा रहे हो इसकी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करते। जैसे वो वसीम ने कहा कि कुछ भी नहीं कह सकते कि पेपर पास होगा कि नहीं, कि पेपर पास होगा कि नहीं, यानी वसीम ने पेपर के पास होने की चांसेस नहीं बता दी, तो वो अनसर्टन इवेंट्स में आ गया। क्योंकि अनसर्टन इवेंट में जो काम आप करने जा रहे हो इसकी पॉसिबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं करते। तो एक दफ़ा रीड करते हैं अनसर्टन इवेंट्स आर इवेंट वेयर द आउटकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद अ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अनसर्टिनिटी अराइजेज व्हेन द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो अगला चीज़ है रिस्क एटीट्यूड। तो इसमें सबसे पहला है रिस्क सीकर। तो रिस्क सीकर वो जिसको रिस्क लेना पसंद हो। जैसे एक बंदे के पास 5,000 रुपये आ गए और वो जुए के लिए गया, तो 5,000 रुपये या बिल्कुल ज़ीरो बन जाएगा या फिर 5,000 से 5 लाख बन जाएगा। तो एक दफ़ा रीड भी कहते हैं रिस्क सीकर इज़ अ डिसीजन मेकर हु इज़ इंटरेस्टेड इन द बेस्ट आउटकम नो मैटर हाउ स्मॉल द चांसेस दैट दे मे अकर। सेकंड नंबर पर रिस्क एवर्स, जिसको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद ना हो। जैसे एक बंदा है, इसके पास 5 लाख रुपये आ गए और बहुत एहतियात करता है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेता, इसलिए उसने वो 5 लाख रुपये बैंक में रखवा दी ताकि इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे। तो रिस्क एवर्स डिसीजन मेकर एक्ट ऑन द एजम्पशन दैट वर्स आउटकम माइट अकर एंड विल मेक अ डिसीजन दैट लिमिट और मिनिमाइज द रिस्क। थर्ड नंबर पर रिस्क न्यूट्रल, ये रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करता है, यानी ये मॉडरेट बंदा होता है, दरमियान वाला बंदा होता है। तो एक दफ़ा रीड भी कहते हैं और रिस्क न्यूट्रल अ डिसीजन मेकर इज अ रिस्क न्यूट्रल इफ दे आर प्रिपेयर्ड टू मेक अ डिसीजन दैट बैलेंसेस risk and return. They are willing to take on more risk, but only if the expected profit or return is higher. They will also accept a lower return for the lower risk. तो अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रोबेबिलिटीज़, किसी भी चीज़ के होने के कितनी परसेंट चांसेस है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी भी आपके पॉसिबल आउटकम है या रिटर्न है उनके अगर आप एवरेज ले लो तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और ये एक पॉसिबल आउटकम के प्रोबेबिलिटी पे बेस करते हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह निकलते हैं, कैलकुलेट होते हैं, तो इसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स। ये ये पी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है, जबकि एक्स पॉसिबल आउटकम के लिए यूज़ हुआ है। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो अल्फा लिमिटेड एक न्यू प्रोडक्ट बूम लॉन्च कर रहा है अगले महीने। पॉसिबल डिमांड और प्रॉफिट ये गिवन है। तो ये आपके पास डिमांड है, डिमांड स्ट्रांग होगा या फिर मीडियम में होगा या फिर लो। अगर डिमांड स्ट्रांग हो यानी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर 1 मिलियन का प्रॉफिट होगा और इसके होने की 30% चांसेस है। अगर इस प्रोडक्ट का डिमांड मीडियम में हो यानी न बहुत ज़्यादा हाई हो और न बहुत ज़्यादा लो हो, कम हो, तो फिर 7 लाख का प्रॉफिट होगा और इसके होने की 50% चांसेस है। जबकि अगर डिमांड हद से ज़्यादा कम हो तो फिर -1 लाख का लॉस होगा और इसके होने के 20% चांसेस हैं।
तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू पर प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है समेशन ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर पी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है, जबकि एक्स पॉसिबल आउटकम के लिए यूज़ हुआ है और पॉसिबल आउटकम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस है। तो ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस है। तो 1 लाख को जब हम 30% से मल्टीप्लाई कर तो 1 मिलियन को जब हम 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 3 लाख आता है, जबकि 7 लाख को जब 50% से मल्टीप्लाई कर देते तो यह हमारे पास 3,50,000 आता है, जबकि -1 लाख को जब 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास 20,000 आता है। तो फिर इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 3,50,000 और -20,000 को ऐड करेंगे तो यह हमारे पास 6,30,000 आता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास 6,30,000 का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हमने एक्सप्लेन भी किया और इस पर एक एग्जांपल भी सॉल्व कर दिया। तो अब जो ये लिखा है उसको एक दफ़ा रीड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ द वेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल आउटकम फ्रॉम अ डिसीजन वी आर awaiting are based on the probability of each possible outcome। expected value का फार्मूला है summation of px। expected value indicate what an outcome is like। limitation of expected value। limitation of expected value। तो expected value की कुछ लिमिटेशन है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो इसमें जो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन है, वो ये जो इवेंट्स बहुत दफ़ा हुआ हो, लॉन्ग रन में हुआ, यानी बहुत अरसे तक हुआ हो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में इसका एवरेज ले लेते हो, तो ये शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ द वेटेड एवरेज आउटकम दैट विल अकर इन द लॉन्ग रन इफ इवेंट्स अकर मेनी टाइम्स और इट इज़ अ लॉन्ग रन एवरेज। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिमिटेशन में जो सेकंड नंबर पर ये है, इसमें ये बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आता है वो अमूमन इस तरह वैल्यू होते हैं जो कभी नहीं हुआ हो। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में 10,000 का प्रॉफिट, इसकी 70% चांसेस है कि 10,000 का प्रॉफिट होगा, जबकि 5,000 लॉस की 30% चांसेस है कि अगर लॉस होगा तो अगर 5,000 लॉस होगा तो इसकी 30% चांसेस है। तो हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो 10,000 को जब 70% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 7,000 आता है, और ये 5,000 लॉस है। तो ये और इसके होने की 30% चांसेस है। तो 5,000 को जब हम 30% से मल्टीप्लाई कर देते थे हमारे पास 1,500 आता है। तो 7,000 से जब हम 1,500 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5,500 का प्रॉफिट आता है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,500 का प्रॉफिट आ गया। तो ये 5,500 प्रॉफिट न 10,000 प्रॉफिट के इक्वल है और न ये 5,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 लास्ट की इक्वल है, बल्कि इन दोनों फिगर से एक डिफरेंट अलग फिगर आ गया। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ डिसीजन में बी अ वैल्यू दैट विल नेवर अकर। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 and 0.3 probability of a loss of 5,000, the expected value is 0.7 मल्टीप्लाई 10,000, और यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि 5,000 का लॉस आ गया है। तो 0.3 मल्टीप्लाई 5,000, तो ये हमारे पास 7,000 आता है और ये हमारे पास 1,500 आता है। तो 7,000 से जब हम 1,500 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 5,005 आता है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,500 आ गया। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 5,500, दिस वैल्यू कैन नॉट एक्चुअली अकर। थर्ड लिमिटेशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू में थर्ड नंबर पर जो है, इसमें ये बात की गई है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक एवरेज वैल्यू होता है। जैसे इस एग्जांपल में एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,500 आ गया है, तो उसने एक्सट्रीम फिगर को भी इग्नोर कर दिया जो कि 10,000 का प्रॉफिट था, इसको भी इग्नोर कर दिया। और अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकती
तो इसमें लास्ट का पोर्शन भी शामिल है, यानी इस एक्सपेक्टेड वैल्यू 5500 में लास्ट का पोर्शन भी शामिल है। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत रिस्की होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू में लास्ट का पोर्शन भी शामिल होता है। ठीक है, बात भी कहते हैं बिकॉज आप एन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एन एवरेज वैल्यू, इट इग्नोर द एक्सट्रीम आउटकम। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ 0.7 probability of profit of 10,000 and a 0.3 probability of a loss of 5,000, the expected value of a profit of 5,500. However, if the organization cannot afford to incur a loss, making the decision on the basis of expected value will be too risky. तो यह हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, लिमिटेशन थे, जो कि हमने पढ़ा थे। अगला टॉपिक है डिसीजन रूल। आपने डिसीजन किस बेस पे करना है। अगर आप सेफ खेलते हो, रिस्क नहीं लेते, तो देन डिसीजन मैक्सिमम बेस पे करना। और मैक्सिमम में मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, जबकि तो एक दफ़ा रेट भी कहते हैं द फ्ले इट्स सेफ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग इज रिफर टू एज द मैक्सिमम बेसिस, दिस इज शार्प फॉर मैक्सिमाइज द मिनिमम अचीवेबल प्रॉफिट। और अगर आप रिस्क लेते हो और सबसे अच्छी बेस्ट रिजल्ट की तलाश में हो, तो फिर मैक्सिमाइज बेस पर डिसीजन लेना, क्योंकि मैक्सिमाइज में मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो a basis for making a decision by looking for the best outcome is known as the maximize basis, short for maximize the maximum achievable profit। और अगर रिग्रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो मिनिमिक्स रिग्रेट रूल पे डिसीजन लेना। अपॉर्चुनिटी लॉस बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग इज नोन एज अ मिनिमिक्स रिग्रेट। अब मैक्सिमिक्स और माइनिमिक्स रिग्रेट रूल। माइनिमिक्स रिग्रेट, इन तीनों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होते हैं और ये क्या चीज़ है। तो अगला चीज़ है मैक्सिमम डिसीजन रूल, मैक्सिमिक्स और माइनिमिक्स रिग्रेट रूल। तो इन तीनों को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला मैक्सिमम डिसीजन रूल, इसमें मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, यानी उस आउटकम में जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना। इसको रिस्क एवर्स अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेफ खेलता है और रिस्क लेना पसंद नहीं करता, यानी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं चला जाता। तो इसके कंसेप्ट एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, लेकिन पहले इन तीनों का है, यानी ये दो जो है मैक्सिमेक्स और माइनिमिक्स रिग्रेट रूल का डिफिनेशन पढ़ते, इसके बाद इन तीनों पर एक एग्जांपल करते हैं और आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पर मैक्सिमेक्स डिसीजन रूल, इसमें आपके मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है और वे रिस्क सीकर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट की तलाश में होता है। और थर्ड नंबर पर है माइनिमिक्स रिग्रेट रूल, इसमें ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें बाद में जाके पछताना ना पड़े, रिग्रेट ना हो, यानी इसका मकसद होता है कि रॉन्ग डिसीजन लेने से बाद में जो पछताना पड़ता है, रिग्रेट होता है, इस रिग्रेट को कम करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इन तीनों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका मैक्सिमिक्स और माइनिमिक्स रिग्रेट रूल का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो टू लिमिटेड कोशिश करता है कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसके पास 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। और इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि मैक्सिमिक्स और माइनिमिक्स रिग्रेट रूल इन तीनों के ज़रिए कैलकुलेट कर लेना कि टू लिमिटेड किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। तो इन तीनों के ज़रिए कैलकुलेट करना कि टू लिमिटेड कंपनी जो है वो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। तो सबसे पहले पे अप टेबल बनाते हैं।
और ये किस तरह बनते हैं, तो इसको अमूमन इस तरह बनाते हैं। पॉसिबल आउटकम जो है यानी रिज़ल्ट को इसको टेबल में वर्टिकल में लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आउटकम जो है, रिज़ल्ट जो है वो है वर्स्ट मोस्ट लाइकली और बेस्ट, वर्स्ट मोस्ट लाइकली और बेस्ट, वर्स्ट मोस्ट लाइकली और बेस्ट। तो इसको हमने वर्टिकल पर लिख दिया, जबकि पॉसिबल एक्शन जो होता है इसको हम पे टेबल में हॉरिजॉन्टल पर लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में पॉसिबल एक्शन जो है वो है कि हम ए में इन्वेस्ट करिए या बी में इन्वेस्ट करिए या सी में। तो ए बी सी ई हमने हॉरिजॉन्टल पर लिख दिया, पे एप टेबल में ए बी सी को हमने हॉरिजॉन्टल पर लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास पॉसिबल एक्शन है कि हम ए में इन्वेस्ट करें, बी में इन्वेस्ट करें या फिर सी में इन्वेस्ट करें। तो अगर ए में इन्वेस्ट करे और सबसे ख़राब रिज़ल्ट आ जाए तो 50 का प्रॉफिट होगा, और अगर ए में इन्वेस्ट करे और अच्छा यानी मोस्ट लाइकली रिज़ल्ट आ जाए तो 85 का प्रॉफिट होगा। अगर ए में इन्वेस्ट करो सबसे ख़राब सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आ जाए, सबसे अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो 130 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर बी में इन्वेस्ट करें और सबसे ख़राब रिज़ल्ट आ जाए तो 70 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर बी में इन्वेस्ट करें और अच्छा रिज़ल्ट मोस्ट लाइकली रिज़ल्ट आ जाए तो 75 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर बी में इन्वेस्ट करें और सबसे अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आ जाए तो 140 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट टू लिमिटेड प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें और सबसे वर्स्ट खराब रिज़ल्ट आ जाए तो 90 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर टू लिमिटेड प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें और मोस्ट लाइकली यानी अच्छा रिज़ल्ट आ जाए तो 100 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर टू लिमिटेड प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें और सबसे अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आ जाए तो 110 का प्रॉफिट होगा। मैक्सिमैक्स मैक्सिमैक्स तो सबसे पहले मैक्सिमैक्स के बेस पर डिसाइड करते हैं कि टू लिमिटेड कंपनी किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। तो मैक्सिमैक्स इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमाइज और मैक्सिमम रिटर्न। तो मोस्ट लाइकली और बेस्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट बेस्ट दे रहा है 130 140 और 110, इसको हमने पिक कर लिया। 130 140 और 110 इसको हमने पिक कर लिया। यानी अगर टू लिमिटेड ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे तो और सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाए तो 130 का प्रॉफिट होगा। इस तरह अगर टू लिमिटेड बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाए, बेस्ट रिजल्ट आ जाए तो 140 का प्रॉफिट होगा। सी में इन्वेस्ट करो और सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाए तो 110 का प्रॉफिट होगा। तो तीनों वर्स्ट मोस्ट लाइकली और बेस्ट में बेस्ट को पिक कर लिया, यानी सबसे अच्छे को पिक कर लिया, और फिर बेस्ट की इन तीनों में प्रोजेक्ट भी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। और मैक्सिमैक्स का डिफिनीशन भी ये है, मैक्सिमाइज और मैक्सिमम रिटर्न। तो ये हमने मैक्सिमम को पिक कर लिया और इसमें प्रोजेक्ट भी सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। तो टू लिमिटेड मैक्सिमैक्स के थ्रू अगर डिसीजन लेगा तो वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करेगा। तो कंपनी विल इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमैक्स। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेकंड नंबर पर था मैक्सिमिन। और इसका डेफिनेशन मैक्सिमाइज और मिनिमम रिटर्न या मैक्सिमाइज और मिनिमम रिटर्न, इसमें आपके मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। पॉसिबल आउटकम जो है वो मोस्ट लाइकली और बेस्ट, इसमें जो सबसे ख़राब है वो इसको पिक कर ले जो कि है 50 70 और 90, 50 70 और 90। और फिर वर्स में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट 90 है, और फिर इस वर्स में सबसे मैक्सिमम ये 90 है जो प्रोजेक्ट सी वाला है। तो प्रोजेक्ट सी को सेलेक्ट कर देना। तो ये आपके मिनिमम रिटर्न थे, यानी वर्स जो थे, तो ये आपके मिनिमम रिटर्न थे वर्स, और इसमें ये मैक्सिमम को पिक कर लिया। तो मैक्सिमम के थ्रू प्रोजेक्ट सी को सेलेक्ट कर देना। तो कंपनी विल इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट सी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तल नंबर पर था माइनेमिक रिग्रेट। तो माइनेमिक रिग्रेट क्या चीज़ होता है, तो इसमें आपने ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जिसमें बाद में जाके पछताना ना पड़े। इसके लिए सबसे पहले रिग्रेट टेबल बनाते हैं। तो ये हमारे पास पे आप टेबल था, तो ये हमारे पास वही पे आप टेबल था जो कि हमने फिर से लिख दिया। तो वर्स्ट में रहते हुए बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जहाँ पे रिग्रेट नहीं होता, पछताना बिल्कुल नहीं होता, तो वो है प्रोजेक्ट सी, क्योंकि वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पर रिग्रेट ज़ीरो होगा। तो प्रोजेक्ट सी की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट ज़ीरो होगा।
अगर वर्स में रहते हुए और फिर आप प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें तो आपको 20 का रिग्रेट होगा, क्योंकि ये 90 से 20 कम प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें तो आपको 40 का रिग्रेट होगा। तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया, क्योंकि ये 90 से 40 कम है, क्योंकि ये 90 से 40 कम है। इस तरह मोस्ट लाइकली में रहते हुए बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जहाँ पे रिग्रेट नहीं होता, तो वो है प्रोजेक्ट सी, क्योंकि वो इन तीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट नहीं है। अगर आप प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करो तो आपको 25 का रिग्रेट होगा, क्योंकि 75 100 से 25 कम है, क्योंकि ये 75 100 से 25 का कम है। तो ये, और अगर आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें तो आपको 15 का रिग्रेट होगा, क्योंकि ये 85 जो है ये 100 से 15 का कम है, तो ये हमें 15 का कम प्रॉफिट दे रहा है। इस तरह बेस्ट में रहते हुए सबसे अच्छा कौन सा है जहाँ पे अब रिग्रेट बिल्कुल नहीं होता, पछताना नहीं होता, तो वह है प्रोजेक्ट बी। तो प्रोजेक्ट बी की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया। अगर आप ए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो आपको 10 का रिग्रेट होगा, क्योंकि ये 10 कम है, कि 130 140 से 10 कम है। इस तरह अगर आप प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें तो आपको 30 का रिग्रेट होगा, क्योंकि 140 से 110 30 कम है, तो ये हमें 30 का कम प्रॉफिट दे रहा है। तो इस तरह हमारे पास रिग्रेट टेबल आ गया। अब ओवरऑल रिग्रेट टेबल पर बात करते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें तो आपको सबसे मैक्सिमम रिग्रेट होगा, तो वह है 40। और अगर आप प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करें तो सबसे मैक्सिमम रिग्रेट होगा, तो वह है 25। तो ये हमने 40 लिख दिया और ये हमने 25 लिख दिया, ए की जगह 40 और बी के नीचे 25 लिख दिया। इस तरह अगर आप प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें तो आपको सबसे मैक्सिमम रिग्रेट होगा, वो है 30। तो ये हमने सी के नीचे 30 लिख दिया। मिनिमिक्स रिग्रेट का डिफिनीशन है मिनिमाइज योर मैक्सिमम रिग्रेट। तो ये हमने मैक्सिमम रिग्रेट को पिक कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे मिनिमम रिग्रेट है वो है 25, यानी प्रोजेक्ट बी वाला। तो इसको सेलेक्ट कर देना। तो ये हमने मैक्सिमम रिग्रेट को पिक कर लिया हुआ, तो ये हमने मैक्सिमम रिग्रेट में मिनिमम को पिक कर लिया। तो ये हमने मैक्सिमम रिग्रेट में मिनिमम को पिक कर लिया। तो अगर हम मिनिमैक्स रिग्रेट रूल के थ्रू अगर फैसला करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमैक्स और मिनिमैक्स रिग्रेट रूल पर हमने एक क्वेश्चन भी किया। अब जो ये कुछ लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिसीजन रूल। तो अब हमने जो क्वेश्चन किया तो इसमें हमने मैक्सिमम के बेस पर डिसीजन इस तरह लिया कि जो पॉसिबल आउटकम, यानी वर्स्ट मोस्ट लाइकली और बेस्ट में जो सबसे ख़राब रिजल्ट वर्स्ट का था, तो वर्स्ट को हमने पिक कर लिया और फिर इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, यानी मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया। तो maximum decision rule is that a decision maker should select the alternative that offer the least unattractive worst outcome. This will mean choosing the alternative that maximize the minimum profit. Criticism: it is defensive and conservative, being safety first principle of avoiding the worst outcomes without taking into account opportunity for maximize the profit. It ignores the probability of each different outcome taking place. और हमने जो क्वेश्चन किए तो इसमें प्रोबेबिलिटी पर कोई बात नहीं की। सेकंड नंबर पर मैक्सिमम डिसीजन रूल। तो क्वेश्चन में मैक्सिमैक्स डिसीजन रूल। तो क्वेश्चन में मैक्सिमैक्स के बेस पर डिसीजन इस तरह लिया। तो क्वेश्चन में मैक्सिमैक्स के बेस पर डिसीजन इस तरह लिया कि पॉसिबल आउटकम यानी वर्स्ट मोस्ट लाइकली और बेस्ट में सबसे अच्छा रिजल्ट बेस्ट का था। तो इस बेस्ट को पिक कर लिया और बेस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं। मैक्सिमैक्स डिसीजन रूल। द मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया लुक एट द बेस्ट रिजल्ट। Maximum mean maximize the maximum profit. The decision with this rule is to choose the option that could provide maximum possible profit.
क्रिटिसिज्म ऑफ द मैक्सिमम रूल, इट इग्नोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम। हमने जो क्वेश्चन किया इसमें प्रोबेबिलिटी पर कोई बात नहीं की, तो ये प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। इट इग्नोर द आउटकम दैट आर लेस देन द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सम डिसीजन ऑप्शन दैट वर्स्ट possible may be more than the organization can afford if it is a decision rule for the risk seeker। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है। और थर्ड नंबर पर है माइंड मेक्स द ग्रेट रूल। तो इसमें ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिसमें बाद में जाके पछताना नहीं ना पड़े, यानी इसका मकसद होता है कि वो रॉन्ग डिसीजन लेने से बाद में जो पछताना पड़ता है, रिग्रेट होता है, इस रिग्रेट को कम करते हैं। तो एक दफ़ा भी कहते हैं माइंड मेक्स द ग्रेट रूल, द माइंड मेक्स द ग्रेट रूल एम टू मिनिमाइज द रिग्रेट फ्रॉम मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। रिग्रेट इज़ द अपॉर्चुनिटी लॉस टू मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। तो अगला टॉपिक है डिसीजन ट्री। ये कोई नया रूल नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका है जहाँ पे थोड़ा सा डिटेल और कम्प्लेक्स सिनेरियो होता है। वहाँ पे हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए टेबुलर अप्रोच के बजाय डिसीजन ट्री का ऑप्शन इस्तेमाल करें। और डिसीजन ट्री के डायग्राम में ये रेक्टेंगल शेप वाला शक्ल फैसला करने के लिए यूज़ होता है, जबकि ये सर्कल वाला शक्ल फैसले के आउटकम के लिए यूज़ होता है, यानी आउटकम के लिए यूज़ होता है। और डिसीजन ट्री में एक डायग्राम बनाना पड़ता है और इसमें आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और ईच पॉइंट पर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इस डायग्राम में ये ए वाला ये ए वाला पॉइंट फैसला करने की जगह है क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप वाला है, जबकि ये बी और सी पॉइंट वाली जगह आउटकम वाली है क्योंकि ये सर्कल शेप वाली है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और सी पॉइंट पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप अपने बिजनेस को बंद करवाना चाहते हो, शट डाउन करवाना चाहते हो और फिर इसको सेल करेंगे तो इससे आपको 5.75 मिलियन का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप अपने बिजनेस को मेजर अपग्रेड करते हो और अगर इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हो, हाईली अपग्रेड करते हो, इम्प्रूव करते हो, तो फिर अगर अच्छा कंडीशन हुआ और अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो फिर 11 मिलियन का रिटर्न मिलेगा। और अगर कंडीशन ख़राब था और ख़राब रिज़ल्ट आ गया तो फिर 7.5 मिलियन का रिटर्न मिलेगा। और ये पॉइंट भी सर्कल शेप वाले है तो इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और 11 मिलियन की चांसेस 80% है, जबकि 7.5 मिलियन की 0.2% है, या 20% है। अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करते हो, माइनर अपग्रेड करते हो, थोड़ा सा चेंजेस करते हो अपने बिजनेस को, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो और फिर अगर अच्छा कंडीशन हुआ तो आपको 9 मिलियन रिटर्न मिलेगा और इसकी होने की 70% चांसेस है। और अगर ख़राब कंडीशन था और ख़राब रिज़ल्ट आ गया तो फिर 6 मिलियन का रिटर्न मिलेगा और इसकी होने की 30% चांसेस है। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये आउटकम वाली पॉइंट है, ये दोनों आउटकम वाली पॉइंट है। तो एट पॉइंट बी 11 मिलियन की 80% चांसेस है, तो 11 मिलियन डॉलर को जब हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8.8 मिलियन डॉलर आता है, जबकि 7.5 मिलियन की 20% चांसेस है। तो 7.5 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.5 मिलियन डॉलर आता है। तो 8.8 मिलियन और 1.5 मिलियन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 10.3 मिलियन आता है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू एट पॉइंट बी पर 10.3 मिलियन आ गया। जबकि अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट सी पर कैलकुलेट करते हैं तो 9 मिलियन की 70% चांसेस है। तो 9 मिलियन को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.3 मिलियन आता है, जबकि 6 मिलियन की होने के 30% चांसेस है। तो 6 मिलियन को जब हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.8 मिलियन डॉलर आता है।
तो 6.3 मिलियन और 1.8 मिलियन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8.1 मिलियन आता है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू 8.1 मिलियन आ गई 8.C पर। जबकि ये पॉइंट ए जो है ये फैसला करने की जगह है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप वाला शक्ल है। तो अब हम इस पर फैसला करेंगे कि हम अपने बिज़नेस को बंद करें या फिर इसमें मेजर अपग्रेड करें, या फिर अपने बिज़नेस में थोड़ा सा चेंजेस लाए, माइनर अपग्रेड करें। तो इस बिज़नेस को शट डाउन करने से और फिर इसको सेल करने से हमें 5.75 मिलियन का रिटर्न मिल रहा है। जबकि मेजर अपग्रेड करने पे तो पॉइंट बी पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट की, वो है 10.3 मिलियन, और मेजर अपग्रेड करने पे 4.5 मिलियन का खर्चा आया हुआ है। तो जब 10.3 मिलियन से 4.5 मिलियन माइनस करते तो यह हमारे पास 5.8 मिलियन आता है। तो मेजर अपग्रेड करने के बाद हमें 5.8 मिलियन का रिटर्न मिलेगा। अब माइनर अपग्रेड करने के बाद वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पॉइंट सी पर एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 8.1 मिलियन। तो इससे जब हम माइनर अपग्रेड पे जो खर्चा लग गया है वो है 2 मिलियन, वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनर अपग्रेड करने के बाद वैल्यू आता है, तो वह है 6.1 मिलियन। तो बिज़नेस को शट डाउन करने और फिर इसको सेल करने पे 5.75 मिलियन रिटर्न मिल रहा है। जबकि बिज़नेस को मेजर अपग्रेड करने के बाद हमें 5.8 मिलियन का रिटर्न मिल रहा है, और बिज़नेस को माइनर अपग्रेड करने के बाद हमें 6.1 मिलियन का रिटर्न मिल रहा है। तो इन तीनों में एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनर अपग्रेड वाला सबसे ज़्यादा है। ये माइनर अपग्रेड वाला एक्सपेक्टेड वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो कि है 6.1 मिलियन। तो पॉइंट ए जो है ये फैसला करने की जगह है, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो होता है वो फैसला करने की जगह होता है। और इस पर हमने ये फैसला कर दिया कि बिज़नेस को हम माइनर अपग्रेड करेंगे, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, जो कि है 6.1 मिलियन। तो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। तो डिसीजन ट्री पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, एक क्वेश्चन भी हल कर दिया और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जो ये लिखा है डिसीजन ट्री के बारे में, इसको एक दफ़ा रीड करते हैं। Decision tree are a diagram which illustrate the choices and possible outcome of a decision. The possible outcome are usually given associated probabilities of occurrence. Rule-based analysis evaluate the expected value of each decision option. We have to work from right to left and calculate expected value at each outcome point. तो ये सारी बातें हमने इस क्वेश्चन के ज़रिए समझ लिया। तो इन सारी बातों को हमने इस क्वेश्चन के ज़रिए समझ लिया। तो अगला इवेल्युएटिंग द डिसीजन विद डिसीजन ट्री रूल बेक एनालिसिस। तो इसमें ये बताई गई है कि हम डिसीजन ट्री में राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। यानी हमने अभी जो डिसीजन ट्री के क्वेश्चन को किया, तो इसमें हमने पहले राइट साइड पर पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट किया, और फिर लेफ्ट साइड की तरफ चलते गए, और हमने आखिरकार लेफ्ट साइड पर यह फैसला कर दिया कि हम अपने बिज़नेस को माइनर अपग्रेड करेंगे, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। यानी माइनर अपग्रेड से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और ये फैसला हमने लेफ्ट साइड पर किया। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। Evaluating the decision with decision tree rule-based analysis. Rule-based analysis evaluate the expected value of each decision option. You have to work from right to left and calculate expected value at each outcome point. The expected value of each decision option can be evaluated using the decision tree to help with keeping the logic on track. The basic rules are as follows. We start on the right hand side of the tree and work toward the left hand side and current decision according consideration. This is sometimes known as the rule-based technique of rule-based analysis. Working from right to left, we calculate the expected value of revenue, cost, and contribution or profit at each outcome point on the tree.